की जरूरत कोई कर नहीं सकता, और अगर कोई करे तो उसका नाम मुआशियात की किसी किताब में आने नहीं दिया जाता। तो यह समझ लीजिए कि ये वो सूद के साथ जरब खाकर ये जो फ्रैक्शनल रिजर्व है, जुज़वी रिजर्व, ये क्या क़यामत ढाता है, उसका कुछ जायजा जो है वो मैं आइंदा गुफ्तगू में इंशाअल्लाह पेश करूंगा। बुनियादी बात यह समझ लेने की है कि सूद के साथ दूसरी खौफनाक चीज जो है वो असल में ये आउट ऑफ साइट करेंसी है, जिसके जारी करने का इख्तियार बैंकरों के पास है। अगर दुनिया की कोई हुकूमत अपने बजट में खसारा महसूस करते हुए कुछ और करेंसी छापना चाहे तो आलमी मालियाती निजाम ऐसा है कि उसे ऐसा करने नहीं दिया जाता, उसके ऊपर बहुत सख्त दबाव है। लेकिन बैंकर यह काम हर वक्त और हर आन कर रहा है, और उसी का नतीजा यह निकला है कि दुनिया भर की हुकूमतें, शायद कोई एक्सेप्शन हो उसमें, दुनिया की तमाम हुकूमतें जो हैं वो बैंकरों की मकरूज हो चुकी हैं। अब माइक्रो लेवल पर यह जदीद बैंकारी जो है इसने किस तरह से एक खौफनाक और खून आशाम शिकंजे की सूरत इख्तियार की है, उसे मैं एक मिसाल के जरिए आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं। 5,500% सालाना सूद, क्या कभी आपने इसका जिक्र सुना है? 5,500% सालाना सूद, 6%, 10%, 18 या 20%, इसका जिक्र तो हम सुनते हैं, लेकिन यह 5,500% सालाना सूद, और आप हैरान होंगे कि यह कौन अदा करता है इतनी गिरा शरह। तो इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि वो मैं और आप हर शख्स अदा कर रहा है। वो किस तरह से? मिसाल के तौर पर फर्टिलाइजर बनाने वाली, खाद बनाने वाली एक फैक्ट्री ने अपने आगाज के वक्त 2 अरब रुपए का एक लोन लिया। तो पहली सतह पर बैंकर का सूद जो था उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में शामिल हो गया। उसके बाद उन्होंने एलसीज खोली तो दूसरी सतह पर बैंकर ने अपना सूद वसूल कर लिया। खाम माल के तौर पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यह गैस इस्तेमाल की जाती है जिसे हम घरों में जलाते हैं, सुई गैस। अब यह गैस जो है ये हम जानते हैं कि यह SNGPL वालों ने या ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कारपोरेशन वालों ने, उन्होंने इसे डेवलप किया है और वो बैंक के फाइनेंस पर काम कर रही हैं। तो यह तीसरी सतह पर बैंकर का सूद ऐड हो गया। पावर जनरेशन, बिजली जो वो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए उनके अपने पावर जनरेटर्स हैं, उनमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, अगर डीजल है या फर्नेस ऑयल है, जो भी है, वो OGDC वालों का प्रोडक्ट है। तो चौथी सतह पर बैंकर का सूद इस तरीके से वो भी शामिल हो गया। अपने स्टाफ को, खास तौर पर जो उनकी मैनेजमेंट साइड है, उनको जो सहूलतें उन्होंने फराहम कर रखी हैं, लग्जरी गाड़ियां भी हैं उसमें, घरों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, वो सब का सब लीज पर है। तो एक रदा इस तरीके से बैंकर के सूद का और चढ़ जाता है। जिस थैले में ये फर्टिलाइजर पैक होता है वो रोजाना 80,000 थैले दरकार होते हैं उन्हें, वो बजाते खुद एक इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से एक सतह और जो है वो शामिल कर लीजिए बैंकर के सूद की। तो 6 सतह पर बैंकर का सूद यहां तक पड़ चुका है। और उसके बाद ये फर्टिलाइजर बनने के यानी अमल के बाद अब ये ट्रांसपोर्ट होगी। तो ट्रांसपोर्ट में आप जानते हैं यहां एक दफा फिर बैंकर का सूद जो है वो शामिल हो जाएगा। अब इसे मंडी में हम, वो बात जो है कि मंडी से होकर ये गुजरेगी तो इसमें फिर कई और चीजें शामिल हो जाएंगी, स्पॉट और फ्यूचर प्राइसेस का डिफरेंस जो है वो भी इसमें आ जाएगा, लेकिन हम उसको स्किप कर जाते हैं। अब इसे हम ले जाते हैं किसान के खेत पर। तो अब ये समझ लीजिए कि किसान की सिर्फ एक जरूरत पूरी हुई है। अभी उसने फर्टिलाइजर की जरूरत पूरी की है, अभी उसे पेस्टिसाइड भी चाहिए, अभी उसे सीड भी चाहिए, उसे ट्रैक्टर भी दरकार है, ट्यूबवेल भी दरकार है, इनका फ्यूल भी दरकार है, और इसके साथ साथ हार्वेस्टिंग के और एग्रीकल्चर के कुछ दूसरे इंप्लीमेंट्स भी चाहिए। तो ये कम से कम 7 कमोडिटीज हैं जो उसे दरकार हैं, और इनमें से हर कमोडिटी उसी प्रोसेस में से होकर गुजर रही है। तो 7 को 7 से जरब दे लीजिए तो ये 49 लेवल पर बैंकर का सूद पड़ने के बाद फर्ज कीजिए कपास पैदा हुई है। अब ये कपास जो है यहां से ट्रांसपोर्ट होगी, जिनिंग फैक्ट्रियों में आएगी। जिनिंग फैक्ट्रियों वाले भी लिमिट्स लेकर बैठे हुए हैं, तो एक लेवल और सूद का पड़ गया। ये जिनिंग के प्रोसेस से निकलने के बाद अब टेक्सटाइल सेक्टर में
तो टेक्सटाइल सेक्टर में 3-4 प्रोसेस होते हैं, स्पिनिंग होगी, कपड़ा बनेगा, फिर उसकी फिनिशिंग, उसकी डाइंग और प्रिंटिंग, और उसके बाद एक बार फिर ट्रांसपोर्ट होकर ये मार्केट में आएगी। तो ये 4-5 सतह पर और सूद पड़ेगा। तो 55 लेवल पर बैंकर का सूद अदा करने के बाद ये कपड़ा जो है ये हमने पहना है। और अगर एक सतह पर बैंकर का सूद जो है वो 10% हो, इसकी शरह तो घटती बढ़ती रही है माजी में, लेकिन औसतन अगर इसे 10% समझा जाए तो 550% सूद की अदायगी सिर्फ इस एक कपड़े के ऊपर हम कर चुके हैं। और अभी हमारी एक जरूरत पूरी हुई है, अभी आटा भी दरकार है, चीनी भी दरकार है, घी भी दरकार है, दवाइयां भी दरकार है, स्टेशनरी भी चाहिए। इसके अलावा किसी ना किसी किस्म का फ्यूल घर में जल रहा है, कोई सवारी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सवारी का फ्यूल है, घरों के अंदर बिजली इस्तेमाल हो रही है। ये 10 बेसिक कमोडिटीज हैं। आसाइशात का इसमें कोई जिक्र मैंने नहीं किया। इस 10 को जरा 550 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये 5500% सूद जो है एक तहज्जुद गुजार की कमर पर भी यह बोझ लदा हुआ है, और वो भी चारों नाचार, वो जो इस जमाने के रब बने बैठे हैं, वो उनकी बंदगी करने पर मजबूर है। और ये है वो टूल जिसके जरिए से उन्होंने इस जमाने में अवाम की हाकमियत मुतलका का दिल फरेब नारा देकर अपनी रबूबियत मुसल्लत कर रखी है। सिर्फ यही एक टूल है। आप जहां भी एनालिसिस करके देख लीजिए, आपको तह में यह बात नजर आ जाएगी। सबसे अहम बात तो यह है, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, कि कोई हुकूमत दुनिया की इस वक्त ऐसी नहीं, बशमूल अमेरिका की हुकूमत के, बल्कि अमेरिका की हुकूमत तो दुनिया में सबसे ज्यादा मकरूज हुकूमत है। कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो बैंकरों की मकरूज ना हो। तो फिर थोड़ा सा आपने तखय्युल को हरकत दीजिए तो आप फौरन इस नुक्ते तक पहुंच जाएंगे कि जमहूरियत, फौज और बादशाहत, दुनिया भर में ये तीनों इदारे बैंकरों के गुलाम इदारे हैं। फिनांस के बगैर इनमें से कोई काम कर नहीं सकता। फिनांस कहां से आता है? फौज को भी ये फिनांस जो है, डिफेंस बजट, नेशनल बजट में से मिलता है। और नेशनल बजट कहां से आता है? नेशनल बजट में तो पिछली डेब्ट सर्विसिंग जो है उसके लिए भी सूदी कर्जा लिया जाता है। तो फौज को कहां से मिलेगा? तो वो जो दे रहे हैं उन्हें पता है कि हम कर्ज किस किस को दे रहे हैं, आगे जाके कहां कहां तकसीम होगा। तो उसके जरिए से वो दुनिया भर में फौज को भी इस्तेमाल करते हैं। और जमहूरियत तो है ही पैसे का खेल। बाकी रह गए वो बादशाह। तो बादशाहों का हाल हमारे सामने है कि एक दो बादशाहतें जो नाम की बादशाहतें नहीं थी, बिलाखिर उन्होंने अपने हथकंडों के जरिए उन्हें भी वर्ल्ड बैंक का मकरूज कर दिया। यहां से यह बात जो है बहुत आसानी से समझ में आ सकती है कि बैंकारों ने वो इल्यूजन्स, वो फ्रेब हाय नजर जो उन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, उसके जरिए से उन्होंने जब हुकूमतों को इस तरीके से, और जाहिर है पूरे ग्लोब के ऊपर यही 3 किस्म की जो है कुव्वतें वो हुकूमत कर रही हैं, जमहूरियत है, फौज है, बादशाहत है, जब उन्होंने उनकी रगे जान जो है दबोच रखी है, तो फिर उनके तहत चलने वाले जितने भी इदारे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटियां हो, खा वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हो, और खा उनके इंतजाम और इंतजाम के तहत चलने वाले इबादत खाने हों, उसमें किसी ना किसी तरीके से उन लोगों ने अपने मकासद की आबियारी का बंदोबस्त कर रखा है। लेकिन यह कि यह बात किसी की समझ में वो आने नहीं देते। और वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो इस जमाने में लोगों के जहन पर मुसल्लत हो चुके हैं, उसके जरिए से वो लोगों के मसाइल के बारे में और उनके हल के बारे में कुछ ऐसी तस्वीर कशी करते हैं, कुछ ऐसा सहर फूंकते हैं कि लोग अपने मसले की तह तक पहुंचने की बजाय, इस हकीकत को बेनकाब कर लेने की बजाय, कुछ ऐसे साइड इश्यूज में फंसे रहते हैं कि जिनमें प्लस माइनस करना ये जो है हमारी सियासी हुकूमतों या दूसरी हुकूमतों का एक मशगला है, अवाम को जरा मुतमईन रखने के लिए, वरना इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। ये असल में मैंने माइक्रो लेवल पर बात करने की कोशिश की थी। इनफरादी सतह पर यह 5,500% का शिकंजा जो है, जिसने किस तरह से दबोच रखा है इंसानों को, और किस तरह से उनके औकात और उनकी मेहनतें वो निचोड़ी जा रही हैं। उन्हें कुछ मालूम नहीं कि किस बोझ ने उनकी कमर दोहरी कर रखी है।
सुबह से लेकर शाम तक एक इंसान भाग रहा है और सही मानों में